नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। आज हम रूबरू हो रहे हैं उस शख्सियत से जो माकपा राजनीति के पोषक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, माकपा की सबसे बड़ी इकाई पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और राज्यसभा के सांसद भी। मैंने जैसे कहा कि वामपंथी विचारधारा के पोषक हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की बहुत जबरदस्त समझ है उनमें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी की। येचुरी साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काफी अरसे बाद आप हनुमानगढ़ आए हैं, कैसा लग रहा है, कितना बदलाव लग रहा है? पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। बहुत बदलाव लग रहा है, बहुत बदलाव। तकरीबन लग रहा है कि 20 साल हो गए यहाँ पे कोई राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आके। गुजरे जरूर हनुमानगढ़ से, जब शपथ सिंह जी जब हुआ करते थे तो उनके साथ आया करते थे, लेकिन ये बदलाव जो नजर आ रही है, मतलब एक तरह से आधुनिकता और दूसरी ओर से लग रहा है कि युवाओं के अंदर बहुत सारे अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। इस तरीके से मतलब 20 साल पहले शायद मुझे याद नहीं है कोई एक भी ब्यूटी पार्लर यहाँ पे नजर आया। अब तो गली गली में ब्यूटी पार्लर भी होगी साहब। तो ये अच्छी बात है कि अपने युवकों के अंदर एक अपेक्षाएं आ रही है, लेकिन अब ये भी नजर आ रहा है कि अपेक्षाएं तो बड़ी ऊंचे पहुंच गए और वास्तविकता पीछे रह गई। अब इससे जो निराशा और असंतोष जो बढ़ रहा है, अब वो किस तरीके से वो रूप लेगा वो अभी कहना संभव नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो संगठित रूप ले। नहीं, तो यहाँ पे एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा आपको कि आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव है और ब्यूटी पार्लर तक खूब खुलने लगे हैं, इतने लोग चाहत रखते हैं इस बारे में। तो फिर आप लोग विरोध क्यों करते हैं आर्थिक उदारीकरण का? देखिए, उदारीकरण का विरोध हम नहीं करते हैं। उदारीकरण किस तरीके से हो रही है उसका विरोध है, तरीके पर सवाल उठाते हैं। देखिए, अब ये जो उदारीकरण जो हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, खासतौर से आपके हनुमानगढ़ ही देख लीजिए कि 2 किस्म के हिंदुस्तान पैदा हो रहा है। एक है चमकता भारत जो अमीरों के लिए, जिनकी अपेक्षाएं बढ़ रही है और अपेक्षाएं पूरी भी हो रही है, और बहुत बड़ा तबका जिनकी अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं लेकिन वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही, और उससे जो फ्रस्ट्रेशन जो पैदा होता है वो एक संगठित रूप ले सकता है, और वो हम मानेंगे कि वो बहुत ही एक सकारात्मक राजनीतिक उसका प्रभाव पड़ेगा, या नकारात्मक रूप भी ले सकता है, जो नजर आ रहा है आज के समाज में। तो हमारा जो विरोध जो है वो इस वजह से है कि जिस तरीके की उदारीकरण की नीतियां लागू हो रही है, उससे जो है आर्थिक विरोधाभास जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। ठीक है। और जो समानता चाहते हैं कम्युनिस्ट होने के नाते, तो उनके लिए तो ये एकदम उसके विरोध में जाने वाली बात है। बिल्कुल। तो हमारा विरोध उस दृष्टिकोण से है कि अगर उदारीकरण के चलते हुए विकास हो रही है तो विकास का फायदा सबको मिले। ठीक है। सबको बराबर तो हो नहीं सकता इस व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, लेकिन कुछ हिस्सा तो मिले उनको। ऐसा ना हो कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो जाए। ये है हमारा मुख्य कारण विरोध का। जी, चलिए येचुरी साहब, एक आपसे जुड़ा सवाल है कि आप साउथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, ये कैसे संभव हुआ? देखिए साहब, साउथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम उस पीढ़ी के हैं जो आजादी के बाद पैदा हुए हैं। और आजादी के बाद जब पैदा हुए तो पहला जो हमारा संविधान का जो पहला जो आर्टिकल है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम इंडियन है, मतलब एक बार इंडियन हुए, एक बार भारतीय हुए हैं, तो सब भाषाओं के अंदर सब भाषाएं बराबर है, हम मानकर चलते हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सब प्रांतों को जोड़ती है। बहुत बढ़िया। और बिना इस भाषा को जाने हिंदुस्तान के अंदर राजनीति छोड़िए और कुछ बाकी सब भी होना, हिंदी जोड़ती है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है। और हम चाहते हैं कि वो जोड़े, ना कि हिंदी के अंदर इस तरीके की कोई शॉविनिज्म ना पैदा हो। ठीक है। कि भाषाओं के बीच में, कि भाषाओं के बीच में प्रतियोगिता जरूर हो, लेकिन कंपटीशन यहाँ तक ना पहुंचे कि टकराव हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी हम समझते हैं कि अब अनिवार्य है लोगों को सीखना। जी, इसीलिए तो कहते हैं हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल सही। चलिए, चूंकि राजनीतिक दौर है और अभी आप चुनावी जनसभाओं में व्यस्त हैं, काफी संबोधित किया है, काफी करने वाले हैं राजस्थान में। राजस्थान में माकपा का क्या भविष्य नजर आता है आपको?
अच्छा भविष्य नजर आता है, क्योंकि देखिए पिछले 2 चुनाव के समय, अगर चुनाव का ही दौर लीजिए, क्योंकि हम मानते हैं कि राजनीति में 2 आधारों पे आपको तुलना करनी चाहिए। एक है चुनाव के अंदर क्या हुआ, किस तरीके की नतीजे निकले, दूसरा जन संघर्षों का क्या भूमिका रही है। और हम समझते हैं कि दोनों में बहुत बड़ा गहरा संबंध है। ठीक है। जैसे जन संघर्ष तेज होते हैं, उसका प्रभाव चुनाव में भी जरूर पड़ता है। बिल्कुल। और वही हुआ माकपा के साथ। एक हमारे विधायक थे, 1 से हम हुए 3 हो गए। अब नारा है 1 से अनेक करना, 3 से अनेक। अब लग रहा है कि वो होने वाली परिस्थिति, क्योंकि अभी तक जो हमें नजर आया, ठीक है, हो सकता है हम गलत हैं, लेकिन जो हमारी जो अभी तक जो एक्सपीरियंस रही है वो, तो उस हिसाब से लग तो यही रहा कि राजस्थान के अंदर कोई स्पष्ट बहुमत किसी को आना नहीं है। ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में तो तकरीबन हमारा मानना यह है कि 2004 में जो देश के साथ हुआ था हिंदुस्तान में, उस तरीके की परिस्थिति राजस्थान में आने की संभावना है इस चुनाव के बाद। ठीक है। तो वहां पर सरकार जो बनाएंगे, उस सरकार के नीतियों को प्रभावित करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और उस मौके का पूरा हम समझते हैं कि जिम्मेदारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पे पड़ेगी जी। जैसे 2004 में अब जो अपने अधिकार जो मानकर चल रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी, राइट टू ट्राइबल्स, जो आपका जो वो मिला, ये सब जो अधिकार जो बढ़ाए गए हैं, वो सब 2004 की वो हमारी समर्थन की वजह से जो सरकार बनी उसकी योजना। ठीक है। वो न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर, यानी आपकी सोच को साकार कर रही यूपीए सरकार, ये आप कहना चाह रहे हैं खुले तौर पर? नहीं, उनको करना पड़ा, क्योंकि बिना उसके मतलब सरकार नहीं बनती। अब ऐसी परिस्थिति आ सकती है राजस्थान में भी, और आएगी तो हम समझते हैं कि राजस्थान की जनता के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए, आपने कहा कि 1 से 3 और 3 से अनेक, तो उस अनेक में चूंकि संख्या सीमित है, 200 ही है, तो उसमें आप कितना मानते हैं, कितने जीत कर आएंगे आपके प्रत्याशी? देखिए, हम तो 37 पे तो हमारे प्रत्याशी है जी, और लड़ाई में तो है हम सब जगह। ठीक है। अब एक बार जंगे मैदान में है तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि यहाँ पे जीतेंगे यहाँ पे हारेंगे। हम तो कहेंगे कि जीत की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार हम जरूर कहेंगे कि हमारी संख्या निर्णायक होगी, यानी पहले से बेहतर होगी। पहले से बेहतर होगी। और हम समझते हैं कि जिस तरीके की नाजुक पना जो नजर आ रहा है चुनाव के नतीजे जब निकलेंगे, उस समय जो हमारी संख्या होगी वो एक निर्णायक भूमिका अदा करने की संभावना रखती है। चलिए, चूंकि आपने उम्मीद जताई है कि जैसे आप संभावना जता रहे हैं कि त्रिशंकु की स्थिति पैदा हो सकती है, कांग्रेस और भाजपा को राजस्थान में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा जैसा आप कह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको पहले से बेहतर सीट मिलती है जैसी आप संभावना आप खुद जता रहे हैं, ऐसी स्थिति में माकपा का रुख क्या होगा? क्या वो फिर कांग्रेस के साथ जाएगी या भाजपा की मदद कर सकती है? नहीं, देखिए, माकपा का रुख स्पष्ट है। हमारा ये मानना है कि देश को आज नेताओं की कमी नहीं है। अब ये पूरा का पूरा चुनाव का योजना जो है वो नेताओं के बीच में, टकराव के बीच में चल रहा है। ठीक है। हमारी सोच ये स्पष्ट रूप से, नेता नहीं, देश को नीति चाहिए। तो नीति कौन लागू करेगा? जहां तक आज का अनुभव अभी तक है कि पिछले 10 सालों का आर्थिक नीतियों के पैमाने में या भ्रष्टाचार के, कांग्रेस और भाजपा के बीच में सिर्फ 19-20 का फर्क है। ठीक है। तो अब इस वैकल्पिक नीतियां लागू करनी, अगर जैसे 2004 में कांग्रेस पार्टी को मानना पड़ा वो न्यूनतम कार्यक्रम जो उनका कार्यक्रम था ही नहीं, ठीक है, और बहुत ही झिझक के साथ वो रोजगार योजना की, एनरेगा का ही बात लीजिए, 4 साल लगे उनके ऊपर दबाव डाल के उसको लागू करवाने। तो अगर इस तरीके के काम करने की वातावरण आएगी तो पता नहीं कौन बनाएगा सरकार, लेकिन हम चाहेंगे कि नीतियां जो है वो जो है जनहित में हो। लेकिन इसके अंदर निश्चित रूप से एक बात है कि जहां तक भाजपा की सवाल, और अब जिस तरीके की रुझान को लेकर आ रहे हैं वो फिर वापस वही सांप्रदायिक तनाव के आधार पर राजनीतिक फायदा उठाने वाली जो उनकी जो पूरी की पूरी कोशिश जो है, वो हम समझते हैं कि देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगा। तो उसको सत्ता से दूर रखना राज्यों में, केंद्र में, ये बहुत जरूरी एक हम समझते हैं जिम्मेदारी है सबकी। ठीक है। तो वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो उसके लिए कहीं न कहीं उस परिस्थिति में कांग्रेस का सपोर्ट करना पड़ सकता है आपको, लेकिन नीतियों के आधार पर। ठीक है, हाँ, नीतियों के आधार पर। या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करना पड़े किसी और को। ठीक है, ये भी थर्ड फ्रंट का क्या भविष्य नजर आता है?
बहुत अच्छा देश में। नहीं, पहले हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि करें। राजस्थान में भी जैसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का अपना एक वर्चस्व है, कुछ सीटों को प्रभावित कर रहे हैं वो, लगता है कुछ सीटों को ला भी सकते हैं जिस जो अभी है परिदृश्य। कुछ माकपा भी लाने की स्थिति में हो सकती है, कुछ बसपा का भी प्रभाव हो सकता है। तो ये जो तमाम कांग्रेस, गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई दल जो भी हैं, तो क्या ये थर्ड फ्रंट की संरचना कर पाएंगे? नहीं, आप बिल्कुल कर पाएंगे और हम चाहेंगे कि करें, लेकिन वो करें वो कुछ एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार। ठीक है, एक कार्यक्रम तय हो जो हम जिसके लिए तैयार है। हमारे पास हमारी सोच के मुताबिक क्या होना चाहिए राजस्थान की विकास के लिए, राजस्थान की जनता की भलाई के लिए, उसके लिए हमारे पास अपना ब्लूप्रिंट है, अपना नक्शा है। हम वो रखेंगे सामने इन सभी पार्टियों की जी। अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है। तो ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है जब कांग्रेस को समर्थन देनी पड़े। ठीक है, सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखने के लिए। लेकिन एक राजस्थान की हाल के पिछले 20 सालों के अंदर जो हम देखें राजनीति में, ये चुनाव जो है एक किस्म से एक नई राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत की। ऐसा लग रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा लग भी रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जब हम गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई सरकार की कल्पना करते हैं, ऐसी चर्चा होने लगी है, इस बीच में एक और चर्चा शुरू होनी चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो थर्ड फ्रंट की बात करते हैं, उनके भाजपा के 2 दिग्गज से उनकी मुलाकात हुई है और पता नहीं क्या हुआ, अभी तक खुलासा नहीं हुआ। अरुण जेटली साहब के साथ उनकी बात हो चुकी है और राजस्थान के जो बहुत दिग्गज लीडर हैं रामदास अग्रवाल, उनके साथ में उनकी बातचीत हो चुकी है, जबकि वो दोनों को एक जैसे बताते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, पब्लिक भी ये जानना चाहती है, क्या माकपा नेताओं के साथ भी कोई उनकी गुप्त मंत्रणा हुई है? किसी की नहीं। हम तो स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे, ना कांग्रेस की ना भाजपा की। हम जो है सीधा, और दोनों जानते भी हैं, ये माकपा की रुझाना मतलब ये कोई छुपी हुई नहीं है, और दोनों जानते हैं और दोनों ये भी समझते हैं कि हम एक बार एक उसूल के आधार पर एक निर्णय ले चुके हैं तो उस पर डट कर रहेंगे। ठीक है। और 2004 में याद करिएगा, लोग अक्सर भूल जाते इस बात को, 61 जो वामपंथी जो सांसद चुनकर आए, 61 में से 54 जो है कांग्रेस को हराकर, कांग्रेस के प्रतिनिधियों को हराकर चुनकर आए। ठीक है। उसके बावजूद देश के हित में हमने कहा साथ दिया था, तो हमने कहा यूपीए बनाना है। तो हम भाई उसूलों के आधार पर हम, और बाद में समर्थन वापस भी ले लिया जब उन्होंने तोड़ा वो न्यूनतम कार्यक्रम को। ठीक है। तो अब येचुरी साहब, माकपा के बारे में कहा जाता है कि आम आदमी, हालांकि अब आम आदमी पार्टी भी एक अलग बन गई है, इसलिए बड़ा अजीबोगरीब, कई बार कहने में भी अजीब लगता है ये कि मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है और इस तरह के जो वर्ग हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल तब आता है कि जब 6 दशक के बाद भी मजदूरों की स्थिति में माकपा भी बहुत ज्यादा सुधार नहीं कर पाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बात तो सही है जो आप कह रहे हो कि इसके अंदर ना सिर्फ चिंता है हमारे अंदर, लेकिन हमारे विश्लेषण भी ये बताते कि उदारीकरण की नीतियां के चलते हुए ये एक बहुत बड़ी परिणाम हुई है जहाँ तक मजदूर वर्ग का संबंध जी। अब पहले मजदूर वर्ग को जो नौकरियां मिलती थी वो थी परमानेंट नौकरियां, जहाँ पर आपको अधिकार थे अपने यूनियन बनाने की, आपकी जनवादी अधिकार थे, संवैधानिक अधिकार थे। अब जो है ज्यादातर उदारीकरण की नीति आने के बाद ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो तकरीबन बंदी हो चुकी है। बिल्कुल। अब जो हो रहा है वो है या कैजुअल या कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी या मतलब उस तरीके की, जहां पर संगठित होने का मौका ही नहीं मिलता। अब देखिए, अब देश भर में ये बड़ी खतरनाक परिस्थिति है। हमारे संविधान से पहले, आजादी से पहले सबसे पहला अगर कानून बना देश के अंदर वो था आपके ट्रेड यूनियन अधिकारों की और राइट्स की, ब्रिटिश वालों को मजबूत करवा के ब्रिटिश हुकूमत को ये बना था जी। अब 100 में से 7 से कम आपके परमानेंट वर्कर है हिंदुस्तान में, बिल्कुल पूरे मुल्क में 93 आपके मजदूर है जो असंगठित है। अब ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, नहीं कि सभी लोग जो मजदूर वर्ग के हित में जो बात करते हैं सबके लिए बड़ी चुनौती है कि इस चुनौती से माकपा कैसे निपटेगी? अब निपट रहे हैं ये असंगठित लोगों को संगठित करना, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहा है। अब जा रहे हैं बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बीच में। अब आप देखेंगे कि माकपा ही है एकमात्र जो पूरे देशव्यापी
संगठन जो बनाए हम, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, एनरेगा में आप तो देख ही रहे हनुमानगढ़ में और इस पूरे इलाके में। तो अब ये हमारी प्रयास रही है पिछले कुछ सालों से और उसका नतीजे भी निकल रहे हैं। एक सवाल, चूंकि माकपा की जब हम बात करते हैं, माकपा की राजनीति जो है संघर्षों पर आधारित रही है। खूब तमाम आंदोलन होते थे, रेल रोको, पूरा देश ठहर जाता था। लेकिन आपको नहीं लगता कि चूंकि आप छात्र राजनीति से आपने सब कुछ देखा है, देश उस आंदोलनों के लिए तरस रहा है? नहीं, आखिर क्या मजबूरी है, माकपा की क्या मजबूरी है कि इस तरह के आंदोलन करने से अब घबराने लगी है माकपा? ना हम कहाँ घबरा रहे हैं। उल्टा हमारे ऊपर आरोप यही है कि गैर जिम्मेदारन हम इस तरीके के आंदोलन छेड़ देते हैं। गैर जिम्मेदारन हम कोई छेड़ते नहीं। अब पानी का ही सवाल ले लो, आपके इलाके में पानी का ही सवाल, इसके ऊपर कितना बड़ा आंदोलन चला 2005 में। लेकिन 2005 की जो 8 साल का गैप है उसके बाद, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो नहरों में पानी है वो भी उसी वजह से तो है। हेतराम बेनीवाल जी को जो मार के जो गिरफ्तार करके जो रखा था, अब जो भी थोड़ा बहुत भी जो देर आ रहा है ये भी पूरा नहीं है, मतलब और बहुत जरूरी है पानी की राजस्थान में। बिल्कुल, तो हिस्से का रूप ही पानी नहीं आता है, इसके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये संघर्ष के चलते हुए अब वो नौबत आ रही है, फिर से इस तरीके की संघर्ष करनी पड़ेगी। सीकर में देखिए, मतलब खेत मजदूरों की, किसानों की पूरी आंदोलन। अब अगर माकपा की कोई प्रासंगिकता आज है राजस्थान में, इन आंदोलन की वजह से ही तो है। ठीक है, और उसीलिए अब यही आंदोलन की वजह से आज देखिए बड़ी अच्छी बात है, बड़ी हर्ष की बात है कि बहुत सारे जगहों पर पूरे राजस्थान के अंदर छात्र संघों में हमारे माकपा की, मतलब जो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI है, मतलब उसकी जो जीत जो है बहुत सारी जगह पर नजर आ रही, जो पिछले 10 सालों में नहीं आई। ठीक है, और ये अच्छी बात है, मतलब हम समझ रहे हैं। बिल्कुल, यशवी साहब आपने SFI की बात की, छात्र संघ की बात की है, हम भी करना चाहेंगे। क्योंकि आपका जो उदय हुआ है, सीताराम येचुरी साहब जब JNU की राजनीति उन्होंने शुरुआत की थी और आज वो इतने बड़े लीडर बन गए हैं, पोलित ब्यूरो के मेंबर बन जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आप जनरल सेक्रेटरी भी बन जाएंगे हमारे पोलित ब्यूरो के। एक बात बताएं कि आपके समय में जो छात्र राजनीति थी और आज जो छात्र राजनीति है, कितना बदलाव नजर आता है इसमें? काफी बदलाव है, काफी बदलाव है, क्योंकि परिस्थितियां बदली। देखिए, हमारे समय पर अगर आप जो है BA कर लिए और MA कर ही लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो ही गया आपका, तो ऐसी कोई आपके अंदर अनिश्चितता नहीं थी कि आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो मतलब ये था ही कि अगर MA कर ली तो आपको नौकरी तो स्वाभाविक है, मिल ही जाना चाहिए। आज वो परिस्थिति नहीं है। और दूसरी बात, आज ये उदारीकरण की नीतियों के चलते हुए, jैसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई। बिल्कुल, और आधुनिकता और ये टेक्नोलॉजी के वजह से, और आपकी जानकारी बहुत बड़ी, जो अच्छी बात है। लेकिन उस जानकारी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर वो आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो जो असंतोष जो पैदा होता है, वो असंतोष को किस तरीके से लामबंद करना, वो अलग परिस्थिति है जो हमारे जमाने में जो थी उससे अलग। ठीक है। अब तो इसलिए आज हमारे जमाने में हम कहते थे बेरोजगारी भत्ता के लिए, हम कहते थे, हमारा नारा ही था, ये आज भी नारा है सफाई का, स्टडी एंड स्ट्रगल, शिक्षा, अध्ययन और संघर्ष साथ साथ चले। अब संघर्ष करने उतरेंगे तो आपके इतने सारे निजीकरण हो गई आपकी पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में कि आपके छात्र राजनीति ही चलना मुश्किल हो गया कैंपसों के अंदर। और बहुत सारे प्रांत ऐसे जहाँ पर छात्र संघों की चुनावी जो है वो बंद पड़े हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा फर्क है उस समय का। आज के छात्रों में काम करना और छात्र आंदोलन को मजबूत करना मेरे हिसाब से और कठिन है। ठीक है, हमारे मतलब पीढ़ी के लिए तो उस तरीके से हम थोड़ा फॉर्चुनेट थे, मतलब अब हो गया। लेकिन आज की पीढ़ी कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर ये एक मसला सिर्फ छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं है। अगर हम अपना देश इसका हल नहीं करती है तो खतरनाक मोड़ ले सकती है। ठीक है। और वही अभी हाल में प्रधानमंत्री फिर चेतावनी दे गया कि इन चुनावों के दौरान ही आतंकवादी हमले हो सकते हैं, तो सतर्कता, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया। तो ये सब कौन है? यही असंतुष्ट नौजवान, बेरोजगारी त्रस्त हो गए, कोई भविष्य नजर नहीं आता, कोई सिक्योरिटी नहीं है, हमले जिस तरह की समस्या आ रही है।
चलिए एक राजनीतिक सवाल फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे यूपीए सरकार की, यूपीए फर्स्ट की बात कर रहे थे जब आप उसमें शामिल थे, लेकिन किन्हीं कारणों से जैसा आपने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लागू नहीं कर पा रही थी कांग्रेस या यूपीए सरकार, इसीलिए आप बाहर आ गए। लेकिन एक आरोप लगता है माकपा के ऊपर कि माकपा ने यूपीए सरकार से नाता तोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की और कहीं न कहीं भाजपा को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया। क्या कहते हैं आप? देखिए, गलती हमने नहीं की, गलती की तो कांग्रेस ने की, क्योंकि हमने तो स्पष्ट और देश जानता है, हमने कहा ये है न्यूनतम साझा कार्यक्रम, उसके ऊपर हम हस्ताक्षर करके कहे कि भाई ये कार्यक्रम जब तक आप लागू करते हो हमारे समर्थन रहेगा। ठीक है। और बिना संकोच की, बिना घिचक की, ना कोई हमारे अंदर कोई बार्गेनिंग है, या किसी कोई भी कांग्रेस नेता से पूछे वो एक ही बात कहते हैं कि भाई भाजपा का एक बात तो मानना है। ना कभी पहुंचते थे कि इसको गवर्नर बना दो या इसको इधर ये सिफारिश कर दो या इसके ये ट्रांसफर कर दो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो कार्यक्रम से जब अलग हटकर अब अमेरिकन साम्राज्यवाद के साथ समझौता करने लगे, आप समझाया एक पूरा साल हमने कहा कि भाई ये मत करिए, कार्यक्रम के से बाहर जाने वाली बात है, और तब तक बातचीतें चल रही थी, वो भी रुके हुए थे, लेकिन अचानक घोषणा हो गई प्रधानमंत्री की तरफ से, तब उसके बाद और कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। ठीक है। तो ये तो आपकी गलती नहीं थी, आपने कहा कि ये गलती कांग्रेस ने की, लेकिन ये जो भाजपा को लगता है वो अप्रत्यक्ष बहुत फायदा तो पहुंचाया। बिल्कुल पहुंचाया, और यही आरोप हमारी है कांग्रेस के ऊपर। आप क्योंकि आप समझ नहीं रहे थे बात कि आप बड़े जल्दी में थे कि दोस्ती बनाए जॉर्ज बुश साहब के साथ और मनमोहन सिंह साहब तो यही कहती है कि बुश साहब को पूरा हिंदुस्तान जो है प्यार करता है उसे पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, खैर वो छोड़िए। अब कह रहे थे, लेकिन उसका परिणाम क्या था? अगर वामपंथियों को आप अलग कर रहे हो अमेरिका के साम्राज्यवाद के साथ जाने की वजह से, तो देश के अंदर जो परिणाम हो रही है उसके लिए जगह बनाए आप भाजपा और सांप्रदायिक ताकतों को और बनने के लिए। ये खतरा अफसोस की बात है कि कांग्रेस पहचाना नहीं। ठीक है। अब हम सबको भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो अब चूंकि आपने मान लिया कि चलो कहीं न कहीं भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा भी पहुंचा दिया आपने या कांग्रेस ने या दोनों की कुछ गलतियों ने, हो सकता है जो भी, तो क्या अब उस गलती को सुधारने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? माकपा क्या पहल करेगी? अब ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर है जी। हमने उनसे कहा कि देखिए, एक तरफ से ये उनको मानना पड़ा दबाव के चलते, सरकार में रहने की वजह से, ये रेगा को मानना पड़ा, राइट टू इन्फॉर्मेशन को मानना पड़ा, अन्न सुरक्षा को माननी पड़ी, आदिवासियों को जंगल में जमीन के अधिकार के बारे में मानना पड़ा, अब ये जमीन जो आप लेंगे उसके लिए कॉम्पेंसेशन किस तरह, वो सब मानना पड़ा। यानी ये सब अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार आपके संविधान में है, उससे आगे बढ़ रहा है। ठीक है। शिक्षा, राइट टू एजुकेशन पहली बार, मतलब ये एक कानून के रूप में आया, तो अलग बात है लागू हो रहा है नहीं वो अलग बात है, लेकिन कानून तो है अब औपचारिक तौर पर। तो ये सब किए, दूसरी ओर से उदारीकरण की नीतियां भी लागू। ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ये अंतर्विरोध चल नहीं सकता, देश के साधन जो है आप इस्तेमाल करिए देशवासियों के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए जी। ना कि देश के साधन आप जो है आप सौंप देते हो विदेशी पूंजी को ताकि वो मुनाफे बनाए। दुनिया एक बहुत बड़ा संकट में, 5 साल हो गए दुनिया के आर्थिक संकट से बाहर नहीं निकल पा रही। दुनिया के अंदर विदेशी पूंजी इस खोज में है कि भाई कहां से वो मुनाफे बनाए, और उसके लिए भारत का मार्केट मंडी जो है वो बहुत बड़ा मंडी है जो उसको नजर आ रहा है। बिल्कुल। अब उसको वो सहूलत दें या अपने साधन हम इस्तेमाल करें अपने विकास के लिए, ये है सवाल। ठीक है। इस सवाल में कांग्रेस जो है उस तरफ मुड़ रही है। चलिए, कुल मिलाकर जब सांप्रदायिक ताकतों की बात करते हैं आप, तो उस मामले को लेकर माकपा कांग्रेस का सहयोग करने के लिए आज भी तैयार है। अगेन फिर वो निर्भर करेगी कौन सी नीतियां लेगी कांग्रेस। ठीक है। चलिए, एक अमेरिका की बात आपने की, बुश साहब का भी नाम लिया था आपने, और मुझे याद आ गया कि एक मोदी प्रकरण भी हुआ था जिसमें आपके एक हस्ताक्षर भी थे। आपने कहा था अमेरिका को कि भाई वीजा इनको नहीं दिया जाए, मोदी को, नरेंद्र मोदी को। बाद में खूब चर्चा हुई, आपने कहा कि नहीं हो सकता है किसी ने फर्जी कर दिया हो, यूज कर लिया हो। आखिर वो हकीकत क्या, अब गुत्थी सुलझी है या नहीं सुलझी? देखिए, हकीकत क्या है वो वही बता पाएगी जिन्होंने हमारी हस्ताक्षर वहां पे जोड़ी। जहां तक हम बात कर चलते हैं कि ये एक चीज मान लीजिए, वो पत्र अगर आप पढ़ेंगे
जिसके अंदर ये कहा गया कि मोदी साहब को, नीचे मैंने सिग्नेचर आपका देखा था बस। सिग्नेचर देखा, लेकिन पत्र को पढ़िएगा। पत्र को पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि अगर मैं कोमा में भी हूँ, मेरे को जगा के कहेंगे आप हस्ताक्षर करें, तो मैं कभी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें कहा गया कि अमेरिका जो है दुनिया के अंदर मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली है, जिसका विरोध सबसे बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन तो अमेरिकन साम्राज्यवाद करता है। ये तो असंभव है वो हमें। तो ये होगा जरूर। हमें जो लग रहा है कि एक पिटीशन कई सारे एमपीओ ने साइन की थी, जो नाजायज गलत तरीके से जो मुसलमान नौजवानों का गिरफ्तारी हुई है कई सारे आतंकवादी कांडों में, खासतौर से हैदराबाद, अजमेर शरीफ, मालेगांव, मतलब उस घटनाओं में बाद में जब पता चला कि कौन से संगठन जिम्मेदार है, वो क्या भारतीय, मतलब वो हिंदुत्व संगठन जो वो लोग जिम्मेदार है, तब भी वो लोग गिरफ्तार थे। तब हम लोगों ने कहा ये बेइंसाफी हो रही। ठीक है, और इसको दुरुस्त करना है। उन लोगों को जो बेकसूर है उनको तो आप रिहा कीजिए। इसके ऊपर सिग्नेचर कैंपेन जरूर हुआ। यानी आपने चिट्ठी नहीं लिखी थी अमेरिका? हाँ ना, सवाल। और ये हमारे उसूलों के खिलाफ ही है। अमेरिका को छोड़े किसी भी देश को हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आपके देश के कानून के मुताबिक आप तय करोगे किसको देना वीजा किसको नहीं। हम ये नहीं कहेंगे आपको कि आपके कानून बदलो और इनको दो। ठीक है, ये कभी चलिए बात चूंकि नरेंद्र मोदी की हो रही है और एक आज ऐसा संयोग है कि चिट्ठी पत्री की बात हमने कर ली, और जिस हनुमानगढ़ में आज आप जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, उसी हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा में नरेंद्र मोदी की भी सभा हो रही है। एक विचित्र संयोग भी है ये, बिल्कुल विचित्र संयोग है। और पूरे देश में जैसा कि भाजपा ने उनको प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है, आपको क्या लगता है देश में इस बार क्या होने वाला है? देश में साहब इस बार भाजपा बेशक जो भी घोषित करे, उनकी आदत है घोषित करना। मेरे बचपन से, यानी जब से मैं छात्र था तब से एक ही नारा सुनते हुए आया था, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। ठीक है, आखिर बन गया। 40 साल लगे तो हम भी सुनते रहे, लेकिन वो नारे दे वो तो वास्तविकता में बदलने वाली नहीं है। अब जहां तक ये इत्तेफाक की बात है, मोदी साहब भी आ रहे हैं और हम भी हैं हनुमानगढ़, बड़ी इत्तेफाक की बात है। लेकिन हनुमानगढ़ में सीताराम का आना और मोदी का आना अलग होता है। हनुमान और सीताराम के मतलब गहरे संबंध कुछ और है। तो हम तो जनता के प्रति जो है यहाँ पे आएंगे, लेकिन वो एक विकल्प के रूप में देश के भविष्य में वो उभर नहीं सकते। वो सिर्फ राम की बात करते हो ना, आप सीताराम दोनों ही। चलिए, एक कहा जाता है कि माकपा की अंदरूनी राजनीति की बात करते हैं। कई बार एक खबरें आती है, चर्चा होती है कि प्रकाश करात साहब जो जनरल सेक्रेटरी है माकपा के और पोलित ब्यूरो के सचिव हैं सीताराम येचुरी साहब, दोनों की विचारधारा में कई बार टकराहट की गूंज भी सुनाई देती है। आखिर हकीकत क्या है? अरे ऐसी कोई, देखिए साहब, हमारे पार्टी के अंदर यही बात, एक बात समझ लीजिए कि जो भी निर्णय होती है पार्टी के अंदर वो होती है सामूहिक। ठीक है, देखिए, और अलग अलग राय होना ये स्वाभाविक है, वरना पार्टी जिंदा नहीं रहती। ठीक है, वरना पार्टी की जरूरत ही क्या है। ठीक है, लेकिन जो भी होता है वो एक सामूहिक तरीके से निर्णय होता है, वो निर्णय सामूहिक निर्णय है। अब इससे ज्यादा आपको हमारी पार्टी की चरित्र के बारे में अब इससे ज्यादा क्या बताए कि ज्योति बसु जैसा शख्स, जब उनकी व्यक्तिगत राय थी कि उनको बनना चाहिए था प्रधानमंत्री 1996 में, जब पार्टी सामूहिक तरीके से कहा कि नहीं, आपके बनने से हम जनता के साथ विद्रोह करेंगे, क्योंकि जो वादा किया आप पूरा नहीं कर सकते हो, ताकत नहीं है, और जो आप करोगे वो ऐसी चीज है जिसका विरोध हम करेंगे सड़कों पे, तो अब तो नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने भी मानकर उसी अनुशासन में आखिरी दम तक वो रहे। ठीक है, तो सवाल ये है चरित्र माकपा का, डिसिप्लिन यानी कलेक्टिव आंतरिक लोकतंत्र जिसको आप कहते हैं। हम लोग चर्चा करते हैं और कई बार वो खबरें आ जाती हैं, ये कहना चाह रहे हैं। खैर, लेकिन डिसिप्लिन की बात करें तो डिसिप्लिन के नाम पर कई बार नहीं लगता कि बिल्कुल कठोर कदम उठाए जाते हैं, उनको हताश निराश कर दिया जाता है। जैसे सोमनाथ चटर्जी का मामला था माकपा में, चटर्जी को बिल्कुल इस अवस्था में जब लास्ट राजनीति के आखिरी मोड़ पर थे और उनकी जो विदाई हुई बहुत गलत तरीके से हुई। अफसोस की बात है, मतलब वो जो हुई थी, क्योंकि पार्टी ने उस समय समीकरण से कहा था कि वो स्पीकर पद से रिजाइन कर दे। वो जो वोट जो आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस वोट, वो न्यूक्लियर डील के सवाल पर, उससे पहले, क्योंकि हमारा विरोध था, वो अध्यक्ष बन के रहना जो है पार्टी ने सोचा कि उचित नहीं। ठीक है, उनका ये कहना था कि
नहीं, क्योंकि मैं तो निष्पक्ष हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर पार्टी का या ना उसका क्या, वो अपनी जगह सही थे वो तो उनकी राय वो थी, वही मैं कह रहा हूँ ना, उनकी राय वो थी और पार्टी की राय पार्टी की थी, क्योंकि आप तो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हो, पार्टी के नेता रह चुके हो, पार्लियामेंट के अंदर स्पोक्समैन हो, और सोमनाथ चटर्जी को सीपीएम से अलग करके कोई देख ही नहीं सकता, मतलब वो सवाल ही पैदा नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में पार्टी का सामूहिक मानना ये था, उनका मानना वो था। अब ये अफसोस की बात है कि इस मतभेद के चलते हुए मेजोरिटी की डिसिप्लिन में मतलब हुई। लेकिन एक चीज अब याद है कि आज तक सोमनाथ चटर्जी बंगाल के अंदर हमारे इलेक्शन कैंपेन में शामिल हुए थे, अभी भी साथ मतलब है, लेकिन वो ऐसे जो कुल मिला के जो घटनाक्रम था वो बेहतर नहीं था, उसको अच्छा नहीं कह सकते। वो ना तो माकपा के लिए ठीक था, ना सोमनाथ चटर्जी के लिए। और वो घटनाक्रम ही इस प्रकार से इस तेजी के साथ वो बढ़ गया था उस समय जी, क्योंकि वो आप याद करिएगा, वो अचानक मतलब ये कभी सोचे नहीं थे, मतलब हमने से कई सारे लोग तो दिल्ली में थे ही नहीं। ठीक है। क्योंकि ये तय हुआ था कि यूपीए कांग्रेस बीच में बातचीत चलती रही, अचानक जा रहे थे टोक्यो प्रधानमंत्री साहब, हवाई जहाज से ऐलान कर दिया कि जो है डील के ऊपर वो हस्ताक्षर करने वाले। अब इस तरीके की परिस्थिति में वो जो परिस्थिति है उसके अंदर चलते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी बातें हुई जो अगर समय होता तो इस तरीके की मतलब इसको और ठीक ढंग से इसको रिजॉल्व करते हैं। चलिए यशवी साहब, काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, लेकिन एक सवाल व्यक्तिगत है आपके लिए, परिवार से जुड़ा मामला है कि आपकी पत्नी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और आप मीडिया के पसंदीदा चेहरा भी हैं, तो उनका कितना सहयोग मिलता है इस चीज में? अलग बिल्कुल और यही सबसे बड़ा सहयोग है ना हमारा असर उनके काम पे है, ना उनका असर हमारे राजनीति पे है। जी। जरूर मतलब मार्क्सवाद से प्रेरित तो है ही, और मतलब एक तरह से इंसानियत की जो कदर है मार्क्सवाद का, मतलब उसके साथ तो उनका जुड़ाव तो है ही, लेकिन उसके अलावा कामकाज में ना उनका मतलब हस्तक्षेप हमारे काम में होता है, ना हमारा उनके। आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं और आपकी जो 3 किताब है खास तौर पर हम उसका जिक्र करना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्रवाद की बात की थी आपने उस किताब में। आखिर हिंदू राष्ट्र के नाम पर क्या कहना चाहते थे आप? देखिए हमारा ये मुख्य बात ये था कि हिंदू राष्ट्र जो है एक है, उसकी समझ जो आरएसएस की रही और जो आज भी है, और वो है उनका समझ कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि ये राष्ट्र सिर्फ हिंदुओं का होगा, गैर हिंदू जो है वो यहाँ पर सेकंड क्लास सिटीजन्स रहेंगे, या हिंदुओं की मेहरबानी से वो जो है इस देश में रह सकते हैं, लेकिन उनको रहना होगा हिंदू धर्म के उसूलों को मानते, उनके रहमो करम में। ये हम समझते हैं कि ना हिंदू धर्म के साथ इसका कुछ जुड़ाव है, ना जो हिंदू समाज के साथ इसका कुछ जुड़ाव है। ठीक है। ये तो सीधा सीधा एक राजनीतिक देश है, क्योंकि हिंदुत्व जो टर्म जो उभरा है उसको वो जो टर्मिनोलॉजी जो दिया है वो थे सावरकर साहब, और सावरकर साहब 1939 में 2 साल जिन्ना साहब से पहले हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष की भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 2 राष्ट्र है, एक मुसलमान एक हिंदू। 2 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना जो है 2 नेशन थियरी देते हैं, जिससे पूरा बेड़ागर को नुकसान होता है, पूरा ये मतलब पूरा बंटवारा, ये हिंसा सब कुछ जो नहीं होना चाहिए था वो सब हो जाता है। लेकिन एक अपने धर्म के हिसाब से ही देखिए हिंदू धर्म, या अपने हिंदू समाज के हिसाब से ही देखिए, ठीक है, ये उसूलों के खिलाफ जाने वाली समझ है हिंदू राष्ट्र आरएसएस की। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, कई सारे गुरु अपने बताते थे कि मतलब आखिरकार जैसे अलग अलग नदी अलग अलग रास्ते से एक ही महासागर में जाते हैं, अलग अलग इंसान अपने अपने अलग अलग मजहबों से अपनी समझ से मतलब पहुंचते वहीं पर, लेकिन अपने रास्ते अलग है, सबके अलग है। और यही तो अपने पुराने ऋषि क्या सिखाते हैं, आगे धर्म क्या है, एक आत्मा एक परमात्मा के बीच में संबंध, बिल्कुल एक पवित्र संबंध, बिल्कुल ये आत्मा तय करेगी कौन होगा परमात्मा। ठीक है, मेरी जैसे आत्मा कहेगी कि हम नास्तिक हैं, हमारे कोई परमात्मा नहीं, लेकिन आप कहे दूसरे कहे कि भाई ये है हमारे परमात्मा, उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वो परमात्मा भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि ये आत्मा ने उस परमात्मा को क्यों चुना।
अब कौन होते हैं ये दावेदार ये कहते हुए कि भाई मेरा धर्म जो है आपके धर्म से बेहतर है। अब इसलिए और ये वो हिंदू राष्ट्र के अंदर पे हमने ये भी बात कही थी कि आखिरकार हिंदू धर्म ही देख लीजिए आप, दक्षिण में जाइए आप, क्योंकि हम वहां से आते हैं तो बचपन में हम उसी कहानियों से हम भी बड़े हुए हैं। वहां पे एक प्रसिद्ध कहानी है रावणायण, जो रामायण यहाँ पे है, और रावणायण के अंदर ना कोई नायक है ना कोई खलनायक है, पूरी की पूरी कहानी है रावण को मोक्षा कैसे मिलता। क्या बात, माने रावण जो है बहुत बड़ा शिव भक्त, ये तो वाल्मीकि रामायण भी बताती है। और शिव जी एक बार जो है बड़े प्रसन्न होकर रावण, एक दो मिनट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रावण जी को बड़े प्रसन्न होकर कहते कि भाई जो ही वर चाहते हो मांग लो। तो रावण जी ने कह दिया कि भाई मैं ना मरूंगा, ना कोई मुझे मार सकेगा, मुझे अमर कर दो। हाँ बस मुझे मैं अमर हूँ। तो शिव जी ने कहा तदास्तु, चले गया। अब कई युग बीत गया, अब रावण जो है बोर हो गए, मतलब अब यहाँ पे कहते अब ये क्या है, मतलब ये तो एक किस्म की दंड है, हाँ हमें मोक्षा चाहिए। अब मोक्षा चाहिए तो मतलब मरना पड़ेगा। अब वो मर नहीं सकते, ना कोई मार सकता। तब जो है ऐसे परिस्थिति में हिंदू परंपराओं में, अपनी धार्मिक परंपराओं में एक मुनि होते थे, नारद मुनि, जिसके पास सब पहुंचते थे, भाई बताइए क्या जर्नलिस्ट थे वो। अब नारद मुनि कहता है, तुमने बेवकूफी किया, तुम्हें रावण को कहता है कि भाई देखो अब एक ही रास्ता है, तूने कहा कि ना कोई इंसान ना कोई जानवर तुझे मार सकता है, ना तू मर सकता है, एक ही है रास्ता कि भगवान के हाथ से मर। तो फलाने युग में भगवान जो है विष्णु राम अवतार में आएंगे, उस समय कुछ तिगड़म करना और उनके साथ लड़ाई करना और उनके हाथ से मारना। और उसने लंबी कहानी है, तो कहते उसीलिए तो सीता जी की अपहरण हुई। वाल्मीकि रामायण भी कहता है कि सीता जी के साथ कोई अपमान नहीं हुआ, अगर अपमान नहीं हुआ तो अपहरण किया क्यों, राम जी को वहां पे लाना लंका को। अब पूरी लड़ाई चलती है, जितने बार सर काटते हैं राम जी तो उतने सर आ जाते हैं। अब ये रावण को ये शंका हो जाती है कि ऐसा ना हो कि राम जी भी आगे चले गए और मेरा मोक्षा नहीं हुआ। तब विभीषण को भेजते कि भाई उसको बोलना नाभि में मारना। तब जो है तो सब कुछ तयशुदा था। और अब जब रामलीला होती है, विभीषण को हम अपने दोस्त मानते हैं, मतलब उसको, तो आखिरकार वो जो है राम के हाथ में मर गए, रावण का मोक्षा। ये है कहानी रावणायण। अब इसमें ना नायक है, ना खलनायक है, ना सही है, ना बुरा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बड़ी दिलचस्प कहानी। अब उस परंपरा वाले लोग भी है इसी धर्म में। तो हिंदू धर्म की जब आप बात करते हो, हिंदू समाज की बात करते हो, इसी के अंदर जो विविधता है बहुत ज्यादा, इतना है कि आप बिना उस विविधता को अब स्वीकार करते हुए इस समाज को आप इसकी एकता नहीं रख सकते हो। बहुत बढ़िया। अब उनका हिंदू राष्ट्र जो है इसी समाज की एकता को तोड़ने वाली, और हम कहते हैं कि ये सभी धाराएं वो चलना चाहिए, और उसी से तो अपने देश की विकास हुई है। बहुत बढ़िया। तो ये है अपना हिंदुस्तान की परंपरा। चलिए, ये तो हो गया हिंदू राष्ट्र के बारे में आपने लिखा, बहुत अच्छा लिखा। दूसरी किताब है घर की राजनीति, बड़ा दिलचस्प नाम ही, टाइटल ही बहुत दिलचस्प है, घर की राजनीति। ये घर की राजनीति क्या है? हाँ, घर की राजनीति मैंने इसके साथ साथ घृणा की राजनीति भी जोड़ा है। ठीक है। मतलब वो यही है कि ये तनाव के आधार पर और नफरत के आधार पर राजनीति जो है कि घर के अंदर भी देखिए भाईचारा का जो माहौल जो होता है, परिवार का जब माहौल रहता है, अक्सर जो है ये उसके अंदर एक राजनीतिकरण एक तरह से तो हो सकता है, मार्क्सवाद की प्रभाव है हमारे, मतलब आखिरकार संपत्ति जब आ जाती है। अब ये लिखने के लिए एक और भी प्रेरणा ये रही कि खुद मैं आंखों से देखा कि एक बेटा जो है अपनी माँ को पहचानने से इनकार करता है कचेरी में, संपत्ति की चलते। ठीक है। अगर ये इंसानियत की गिरावट है तो क्या समाज। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। अब किस लिए आप जी रहे हो, किस लिए, बाकी सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर यही बात आप राजनीति के स्तर पर देश के लिए भी ले आओ कि अपनी विरासत को आप पहचानने से इनकार करोगे, जो हिंदू राष्ट्रवादी करते हैं। आखिर अशोका बौद्ध था ना। बिल्कुल। आज आपने जो 4 सिंह का जो अपना जो नेशनल मॉन्यूमेंट है, उसी के नीचे लिखा हुआ है अशोका का एडिक्ट जो है, कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, जिसका कोई उसका जो अपमान करता है वो इस प्रदेश में नहीं रह सकता।
ठीक है। वो कितने 3 शताब्दी BC लिखी गई ये बात। बिल्कुल आज ही प्रासंगिक, आज प्रासंगिक 2400 साल पहले। तो अब ये अपनी विरासत है। एक लड़का अपने माँ को पहचानने से इनकार करता कचहरी में, इतिहास और राजनीति में अपनी विरासत को इनकार करते हम लोग। क्या मतलब इस तरीके से कोई भविष्य है इस समाज का? इससे टकराना है। चाहिए। और 21वीं सदी का जो समाजवाद है आपका वो क्या है? क्योंकि 21वीं सदी भी गुजरने लगी है तो और किस समाजवाद भी काफी बदलता रहा है, समय के साथ समाजवाद भी बदला है। तो 21वीं सदी का समाजवाद क्या है आपका? देखिए 21वीं सदी का समाजवाद के अंदर दो मुख्य बातें हैं जो 20वीं सदी में नहीं थी जी। 20वीं सदी में जब समाजवाद आई थी, जब जनतांत्रिक व्यवस्था जो है इतनी मजबूत नहीं थी जितनी आज है। जैसे रूस के अंदर हो, चीन के अंदर हो, वियतनाम के अंदर हो, या अपने मतलब सभी जो गुलाम देश थे, जनतंत्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अब जो है बिना जनतंत्र की समाजवाद असंभव है। जनतंत्र और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक मुख्य फर्क एक 20वीं और 21वीं शताब्दी में। दूसरी जो मुख्य फर्क है वो है आपकी टेक्नोलॉजी की आधुनिकता। अब आप यहाँ तक पहुंच गए हैं अब आपके आधुनिकता में कि बहुत सारी चीजें जो उस समय आपको पता नहीं था कि ये संभव है, आज संभव है। जैसे आप पुराने जमाने में समाजवाद का मतलब ये था कि सरकार या स्टेट या आपकी जो व्यवस्था, समाज जो है संपत्ति के मालिक, यानी उस समाज वो संपत्ति से जो भी आपको मूल्य निकलता है, अधिक मूल्य, वो सब बराबरी से वो जो है पूरे समाज के लिए इस्तेमाल होता है। ये था समाजवाद का मूल आधार। अब जो है आज के दिन ये संभव है कि जो आपकी अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ की हड्डी है वो सामाजिक है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप इंटरनेट में कोई प्रोग्राम खोल के आप कर लो तो तब ये थोड़ी ना हो सकता है कि समाजवाद उस पर पाबंदी लगा दे। बिल्कुल। आप छोटे मोटे कोई कारोबार आप जो करेंगे, ये थोड़ी ना है कि समाजवाद उसको रोक सकते हैं। ये नहीं होगा। तो इस तरीके के बदलावों की जरूरत है। तो वो हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके के बदलाव 20वीं शताब्दी में इस तरीके की आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर इस तरीके के खतरे नहीं थे जो आज है। आप बिना उसको सुधारे ना हम ना आप ना कोई व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकती। ठीक है। अभी हाल में देखे हो आप क्या हुआ वॉर्सो में परसों? बिल्कुल। कोई समझौता ही नहीं हो पाया। बिल्कुल। अब ये खतरा है। तो ये सब चुनौतियां नए हैं जिसको समाजवाद को जोड़ करके एक आधुनिक समाजवादी व्यवस्था बनानी। ठीक है। यशवरी साहब, आप हिंदुत्व आतंक की बात करते हैं, बार बार आपका भाषण हमने सुना है, कई बार हम चर्चा देखते हैं आपका। हिंदुत्व आतंकवाद, हिंदू आतंक कहने से बचते भी हैं, आखिर ये इस दोनों में क्या अंतर है आपके हिसाब से? देखिए साहब, इसके अंदर मैं अपनी परिभाषा ना दें और सावरकर साहब की बात ही कहूँ और लेकिन माफ करना, क्योंकि जैसे आपने कहा था मैं दक्षिण से हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और इसकी हिंदी अनुवाद अगर मैं करूँ तो शायद गलती हो जाएगी तो आप ही कर दें। हिंदुत्व का टर्म जो है सबसे पहले ये टर्म दिए हैं सावरकर साहब, और देते हुए उन्होंने एक छोटी सी पैम्फलेट लिखी थी, व्हाट इज हिंदुत्व, हिंदुत्व का मतलब क्या है। ठीक है। उन्होंने उसी समय कहा कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। हिंदुत्व जो है एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है और वो राजनीतिक प्रोजेक्ट है कि हिंदुओं का देश जो है बनाना, जिसके लिए नारा क्या दिया था, मिलिटराइज द हिंदूडम, हिंदुआइज द मिलिट्री। अब इसको हिंदी में मतलब भाई गलती नहीं करना चाहता हूँ, मिलिटराइज द हिंदूडम, हिंदुआइज द मिलिट्री। तो ये जो मिलिटेंसी की बात, ये जो है उसी जड़ से आती है हिंदुत्व की। तो उसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना है ही नहीं। वो हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व का टर्म का मतलब उसको जिसको जन्म दिया। तो हमारा ये मानना है कि भाई हिंदू धर्म के चलते हुए ही आज अपनी देश यहाँ तक पहुंची। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आए, कबीर जैसे लोग आए, और ये सब आए क्योंकि ये मिली जुली संस्कृति।
ठीक है। अभी हाल में नालंदा की यूनिवर्सिटी का पुनर्स्थापना के लिए पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुआ, और तब हम बता रहे थे कि आप देखिए, अब ये अफसोस की बात है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, राजनीति छोड़िए, ठीक है, एक इंसान के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, ये अफसोस की बात ये है कि अपनी इतनी भारी अपनी परंपरा रही है, इतना रिच अपना हेरिटेज है, कि आप ये एक बहुत बड़ा आधुनिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपके सर्न लेबोरेटरी कहते हैं स्विट्जरलैंड, जहाँ पे जो ये पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि जब हुआ था, वो पहले एक आध सेकंड से पहले ही ये सब कुछ जो आ गया था, ये किस तरीके से आया, क्या है क्या नहीं, ग्रेट हैलाइडन कोलाइडर के नाम से हो जाता। वो सर्न लेबोरेटरी के आप दरवाजे पर जाके देखिए तो वहाँ पे क्या मूर्ति मिलती है आपको, नटराज की, शिवा की, और उसके नीचे लिखा रहता है कि ये नटराज जो शिवा का तांडव जो है वो जो है कॉस्मिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डांस, ठीक है। यानी दुनिया जो है अपने सिंबल से, ये तो सिंबल है एक, अपने सिंबल से वो जो है मतलब निकाल रही है। अब हम यहाँ पे बैठ के झगड़ा कर रहे हैं कि भाई तू सही है, मैं गलत हूँ, ये धर्म सही है, वो धर्म सही है। अरे जिन लोगों को, जिस पीढ़ी को दुनिया की सभ्यता को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, अब वो घर में बैठ के आप झगड़े करे जा रहे हो। बिल्कुल, कितनी बड़ी मतलब नुकसान ना सिर्फ अपने आप को लेकिन दुनिया को, सभ्यता को कर रहे हो आप। ठीक है, यानी वीर सावरकर की जो हिंदुत्व है, हिंदूवाद है, उसको आपने अपने नजरिए से परिभाषित किया। और यशवी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है।